हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। जहाँ भी हों, जैसे भी हों, खुश रहा करिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। याशिका, यू आर ओनली माइन। अब आगे। शॉन याशिका ने शौर के पैक पे जैसे ही दवा लगाई, शौर की आह निकल गई। याशिका ने कहा सॉरी और उसके जख्मों को फूंक मारने लगी। याशिका की फूंक मारने से शौर अपनी बॉडी में एक अजीब सी हलचल महसूस करने लगा। उसे अपने अंदर एक एहसास फील हुआ जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। शौर ने अपने हाथों की मुट्ठी कस ली। पैलेस रूम, सभी सर्वेंट सिर झुकाए हुए खड़े थे। तभी एक आदमी वहां आया और कहा, एंजल कैसी हैं? सर्वेंट ने उस आदमी को देखते हुए कहा, हेलो हेलो सर। इन्होंने आज मूवमेंट की। वो आदमी लायला के पास गया और उसकी साइड में बैठते हुए उसके हाथों को पकड़ते हुए कहा, एंजल आप ठीक हो रही हैं मेरी एंजल। उस आदमी ने जैसे ये कहा, लाला ने एक बार फिर अपनी उंगलियां हिलाई। लाला की मूवमेंट देख वो आदमी इतना खुश हो गया कि वो बेड से उठा और सामने खड़ी नर्स को गले लगाते हुए कहा, हमारी एंजल ने मूवमेंट की। आपने बॉस को बताया कि उनकी लाला ने मूवमेंट की? तब एक मिनट ने कहा, नहीं फहद सर, हमने शौर को कॉल किया था लेकिन उन्होंने कॉल पिक नहीं की। ये सुन फहद के चेहरे की खुशियाँ गायब हो गई। फहद रूम से बाहर आया और टेरेस पर चला गया और ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कहा, क्या सब कुछ पहले जैसा है? क्या बॉस अब भी एंजल से प्यार करते हैं? हमारी बहन से पहले की तरह प्यार करते हैं? उन्होंने याशिका को बर्बाद करने के लिए उससे शादी तो कर ली, लेकिन उसे बर्बाद करते करते कब वो उसके इतने करीब चले गए, एहसास उन्हें अभी तक नहीं हुआ। जब एंजल को होश आएगा तो क्या वो शौर और याशिका के रिश्ते को एक्सेप्ट कर पाएंगी? क्योंकि शायद बॉस अब एंजल से प्यार नहीं करते। आज याशिका के लिए उनके इस पागलपन ने ये तो प्रूव कर दिया कि याशिका अब सिर्फ उनका बदला नहीं है, उनका सुकून बन चुकी है। मैं एक बार फिर अपनी एंजल को टूटने नहीं दे सकता। अगर मुझे अपनी एंजल के लिए याशिका को बॉस की लाइफ से निकालना पड़ा तो मैं निकाल दूंगा। वीर का फार्म हाउस। एक आदमी वीर के सामने खड़ा था और उसके हाथों में गन थी। वीर ने कहा, करण ये रहे तुम्हारे एडवांस। उसे ऐसे मारना कि डॉक्टर को भी कोशिश कामयाब ना हो। करण ने कहा, डोंट वरी बॉस, एक ऐसी मौत दूंगा जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। वीर ने कहा, ये कोई आम इंसान नहीं है, शौर सिंह ओबरॉय है। इसकी मौत पूरा देश में तांडा मचा देगी, इसलिए अपना काम खत्म होते ही तुम यहाँ से निकल जाना। करण ने कहा, मैं एक शूटर हूँ जिसकी कोई पहचान नहीं। मुझे पकड़ने के लिए लोगों को अंधेरे में जाना होगा और अंधेरे में जाने वाला इंसान कभी भी वापस नहीं आता, यू नो। वीर और करण जो एक हिडन शूटर था ने इविल स्माइल कर रहे थे। लायला विला। याशिका ने शौर के बैग पर बैंडेज की और उसे देखते हुए कहा, हो गया, और उसके गोद में बैठ गई और उसके चेस्ट पर अपने सिर रखते हुए कहा, न जाने आपसे नफरत क्यों नहीं हो रही। शौर याशिका को देखते हुए एक अजीब सी स्माइल की। उसके स्माइल में एक अजीब सा सवाल था। याशिका ने अपने सिर उठाया और शौर को देखने लगी और अपने हाथों को शौर के सिर के पीछे किए हुए और उसके बालों को पकड़ते हुए शौर के सिर को नीचे झुकाया और उसके लोअर लिप को अपने होठों के नीचे दबा दिया और उससे शक करने लगी। वो शौर को किसी पागल की तरह किस कर रही थी। उसे गर्मी हो रही थी। उसने शौर के लोअर लिप को छोड़ते हुए कहा, अनड्रेस कीजिए प्लीज़। याशिका का इतना कहना था कि शौर की आंखें बड़ी हो गई। शौर की बड़ी बड़ी आंखों को देखते हुए कहा, आप उल्लू को की तरह देख क्यों रहे हैं? अनड्रेस कीजिए, हमें बहुत गर्मी हो रही है, प्लीज़ उतारिए ना। शौर ने कहा, याशिका नो, आप होश में नहीं हैं। याशिका ने कहा, नहीं, हमने कहा ना हमारे कपड़े उतारिए। शौर ने जैसे ही ये सुना उसने लंबी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर धीरे धीरे याशिका की शर्ट के बटन एक एक कर ओपन करने लगा। याशिका ने ब्लैक कलर की अंडरगारमेंट पहन रखी थी। शौर ने अपनी आंखें अब भी बंद कर रखी थी। तभी अचानक से शौर को एहसास हुआ कि याशिका उसके चेस्ट पर चिपक गई। शौर ने अपनी आंखें खोल दी और उसे एहसास हुआ कि याशिका सो गई है। शौर जैसे ही अपनी आंखें बंद कर याशिका के शर्ट को बटन करने को हुआ, उसकी नज़र याशिका के चेस्ट पर जहाँ पूरा रेड हुआ था। शौर ने जल्दी से याशिका के शर्ट को पहनाया और अपने हाथों को याशिका के बैग पर रख उसके अंडरगारमेंट को अनहुक कर दिया और याशिका को अपनी बाहों में भरे हुए नींद के आगोश में चला गया। आरव जी गुस्से में अपने रूम में इधर उधर घूम रहे थे
और उसके हाथों में सिगार सुलग रही थी। शौर की बातें उनके सामने किसी फिल्म की तरह घूम रही थी। अर्णव जी का फ़ोन रिंग हुआ और उन्होंने जैसे ही फ़ोन पिक किया, दूसरी तरफ से आवाज़ आई, सर, इस लड़की के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उस लड़की का इस दुनिया में कोई वजूद नहीं है। तभी अर्णव जी के डोर पर नॉक हुआ और अर्णव जी ने डोर ओपन किया तो सामने माहिरा अपना सिर झुकाए हुए खड़ी थी। अर्णव जी ने उसे देखते हुए कहा, आप यहाँ? माहिरा ने अपने हाथों में ली हुई ट्रे को अर्णव जी के सामने रखते हुए कहा, दादू, आपके लिए नाश्ता। और जैसे ही जाने को हुई, अर्णव जी ने कहा, रुक जाओ, तुम्हारी आंखों में ये आंसू कैसे? माहिरा ने कहा, कुछ नहीं दादू, और अपने आंसू को पोंछते हुए वहाँ से जैसे ही जाने के लिए अपना कदम बढ़ाया, अर्णव जी ने कहा, हमने पूछा क्या हुआ? अर्णव जी का इतना कहना था कि माहिरा उनके पैरों के पास बैठ गई और कहा, दादू, हम कहाँ जाएंगे? हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? अर्णव जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अर्णव जी ने कहा, आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ कहिए। फहद का घर। चेयर पर बैठा फहद अपने हाथों में गन लिए हुए अपने सामने रखे टेबल पर बार बार टैप कर रहा था। एक हट्टा कट्टा आदमी फहद के सामने अपने सिर झुकाए हुए खड़ा था। फहद ने एक फ़ोटो को टेबल पर रखते हुए अपनी गन से उस फोटो को टैप करते हुए कहा, इसे दुनिया से गायब करना है, लेकिन ऐसे गायब करना है जैसे कोई हादसा हो। उस आदमी ने कहा, सर, ये कौन है? फहद ने कहा, एक ऐसी लड़की जो दो लोगों के बीच आ गई, जिसका मरना अब ज़रूरी हो गया है। उस आदमी ने कहा, ठीक है, और इस फोटो को टेबल से उठाया और वहाँ से चला गया। फहद की आंखों में गुस्सा और गिल्ट दोनों था। अर्णव जी ने गुस्से में कहा, आप क्या कर रही हैं? साफ साफ कहिए। माहिरा ने रोते हुए कहा, दादू, शौर ने हमें कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। हमारे साथ रात बिताने के बाद, हमें प्रेग्नेंट करने के बाद उसने उस लड़की से शादी कर ली, और जब हमने उन्हें बताया कि हम प्रेग्नेंट हैं तो उन्होंने हमसे कहा कि हम इस बच्चे को गिरा दें, और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो हमारी फैमिली को बर्बाद कर देंगे। बताइए ना दादू, हम क्या करें? अर्णव जी गुस्से में अपनी मुट्ठी कसते चले जा रहे थे और उनकी आंखें ज्वालामुखी लावे की तरह लाल होती चली जा रही थी। अर्णव जी गुस्से में जैसे ही जाने को हुए, माहिरा ने उनके पैर पकड़ लिए और कहा, अभी नहीं, आप कल शौर से बात करिए, प्लीज़ दादू, प्लीज़। नेक्स्ट डे याशिका और शौर एक दूसरे को अपनी बाहों में भरे हुए सुकून से सो रहे थे। अचानक याशिका की नींद खुल गई। याशिका ने जैसे अपनी आंखें खोली, उसकी आंखों के सामने हैंडसम सा फेस था और उसके फेस पर उसके बाल बिखरे हुए थे। याशिका का सिर दर्द से फट रहा था, लेकिन याशिका को इस बात की फिक्र नहीं थी। याशिका तो शौर को देख रही थी। याशिका ने उसे देखते हुए जैसी अपनी आंखें बंद की, उसे कोड़े मारने वाला पल उसकी आंखों के सामने घूम गया। याशिका ने एक झटके में अपनी आंखें खोल दी और जैसे ही शौर की बैग देखी, उसकी आंखें छलक उठी। याशिका ने अपने हाथों को शौर के फेस पर रखा और उसके बालों को पीछे करते हुए कहा, दुनिया से बचाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। समझ नहीं आता कि आप हमसे चाहते क्या हैं। एक तरफ दर्द देते हैं और दूसरी तरफ उसी दर्द पर मरहम बन जाते हैं। हम करें तो क्या करें? न जाने ये दिल आपसे नफरत क्यों नहीं कर पा रहा। आपसे दूर जाने का मन करता है, लेकिन आपसे दूरी अच्छी भी नहीं लगती। क्यों? याशिका धीरे धीरे शौर के फॉरहेड के पास गई और उसे बहुत प्यार से चूम लिया। शौर कसमसाया और जैसे उठने को हुआ, याशिका दूर और अपनी आंखें बंद कर ली। शौर ने अपनी आंखें खोली और याशिका को देखते हुए कहा, मेरी छोटी बिल्ली, सोते हुए बहुत क्यूट लगते हो, और उसके फॉरहेड पर अपने हाथों को फेरते हुए कहा, आपको कोई टच तो क्या? शौर को रहते हुए कोई आपको देख भी नहीं सकता। और उसके बेड पर सुला। जैसे उठने को हुआ, दर्द से उसकी आह निकल गई। आह! अचानक से याशिका बोल पड़ी, शौर! आज दूसरी बार याशिका ने शौर का नाम लिया था। शौर पीछे मुड़ा और अपनी आंखें छोटी कर याशिका को देखते हुए कहा, आप जाग रही थी, आप सोने का नाटक कर रही थी। शौर के इस तरह सवाल करने से याशिका झेप गई और शौर ने इसके आगे कुछ नहीं कहा और तुरंत वहाँ से बाथरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद शौर शावर लेकर आया। उसने सिर्फ पैंट पहन रखी थी। उसकी मस्कुलर बॉडी पर बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। उसका ब्रॉड चेस्ट पर पानी की बूंदें थी। शौर अपनी शर्ट को पहनने की कोशिश करने लगा, लेकिन दर्द की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। बेड पर बैठी याशिका शौर को इस तरह देख तड़प रही थी। शौर लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था। शौर ने गुस्से में अपनी शर्ट को उठा के फेंक दिया।
याशिका बेड से उठी और शौर के पास गई और उसके शर्ट को उठाते हुए ड्रेसिंग टेबल के चेयर पर रखा और शौर के हाथों को जैसे ही पकड़ा, शौर ने अपने हाथों को झटक दिया और कहा, क्या कर रही हो? जाओ, जाकर रेडी हो जाओ, ऑफिस जाना है। लेकिन याशिका ने शौर के हाथों को पकड़ा और कहा, आपको चोट लगी है। शौर ने कहा, तो क्या हुआ, चोट लगी है? इस छोटी सी चोट से शौर को कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी तुम? मुझ पर तरस खाने की जरूरत नहीं है। याशिका ने कहा, चुप, एकदम चुप। आप कोई पत्थर नहीं है जिसे दर्द नहीं होता। दर्द हो रहा है मान लेने से आपकी अकड़ कम नहीं हो जाएगी मिस्टर जल्लाद। याशिका ने जल्दी जल्दी में क्या बोल दिया उसे एहसास नहीं हुआ। शौर ने याशिका को घूरते हुए कहा, क्या कहा